ये रिजल्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके एग्जाम के लिए, जिस पर अक्सर आपको या तो फार्मूला दिखागा या तो आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल दिख जाते हैं। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस पार्ट का जो काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती है उस पार्ट को डील करने वाले हैं। और इसमें हम एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चीज़, जो आपके एग्जाम के लिए हर एक पार्ट को, इसका ग्राफ भी उतना इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी उतनी इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्टली इसको डील किया जाता है ताकि एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन हो बहुत अच्छे तरीके से जाए। सबसे पहले हम छोटी छोटी सी बातों को डील करेंगे कि भाई कई बार इसका नाम हम लोग KTG भी बोलते हैं, इसको KTG इस नाम से भी हम लोग कई बार इसको बोलते हैं। पर यही वो टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली बात आती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस इट करेक्ट, ठीक है, कोरिलेट्स द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, यहां पे बोला माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो P के साथ जो रिलेशन है, ठीक है, P है, T है, इस तरीके का जो रिलेशन है इसका हमारे V के साथ, मोमेंटम के साथ, ठीक है, ये जो रिलेशन इनके साथ दिखाया जाता है वो कोरिलेट करते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल साफ साफ इंडिकेशन है कि इस टॉपिक पर आप इस मोमेंटम को और स्पीड के साथ भी आप चीज़ों को देख सकते हो, और ये कोरिलेटेड होंगे किससे, आपके इस टॉपिक से, प्रेशर से भी और साथ में टेम्परेचर से भी। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट के साथ है, और यही चीज़ हम यहाँ पे डील करेंगे। देखते हैं कि कैसे फार्मूले हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द एजम्पशंस ऑफ काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत पॉइंट टू पॉइंट है, MCQs का बेस्ट टॉपिक यहाँ से है और वहां से क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। आइए इस तरीके से हम लोग देखा जाए। एजम्पशंस ऑफ KTG मतलब काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सबसे पहला पार्ट, बहुत अच्छे तरीके से डील करोगे आप इस पॉइंट्स को। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, मतलब हर एक गैस को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करना और उसकी साइज बहुत ही स्मॉल, आर नोन एज मॉलिक्यूल। इसी को आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अनदर गैसेस, ठीक है। अलग अलग गैसेस होंगे तो उसको आप बिहेवियर अलग अलग तरीके से आप ट्रीट करोगे, बहुत सॉलिड तरीके से यहां पर आएगी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तीसरा सेकेंड पार्ट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल, स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद ही रखना है। इस पॉइंट्स को, यहां पर एक है स्फेरिकल, एक है आपके पास रिजिड बॉडी और तीसरा परफेक्टली इलास्टिक। ये तीन हुई, मैंने प्रीवियस क्लासेस में अपने इसको डील कर चुका हूं मैं कि क्या होता है इलास्टिक और किस तरीके से उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको आपको यूज करना है। तो यहां पर एक चीज बहुत शानदार तरीके से आपको देख के चलना है कि भाई मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल, सब तो सेम होंगे, उसका शेप स्फेरिकल ट्रीट करना है और रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक, पॉइंट मासेस, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है देयर मॉलिक्यूलर साइज इज negligible in comparison to the intermolecular distance 10 to the power minus का 10 मीटर, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लाइज बिटवीन द 0 एंड इंफिनिटी, मीन्स यहां पर जो लिमिट है वह 0 टू इंफिनिटी की तरफ जा रही है, ये बात ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है यहां पर आपके पास गिवन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज फ्री पाथ एंड मीन ऑफ ऑल फ्री पाथ इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। दो वर्ड आ गया, द डिस्टेंस बिटवीन द एवरी मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
जो यहाँ पर मोमेंटम की बात करेंगे इसी से हम कोरिलेट करने वाले इस टॉपिक को। तो यहाँ पर आपके पास है द डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मीन्स यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस यहां पे गया और यही मॉलिक्यूल्स दोबारा आपके पास कोलिजन कर गया। अगर उसने ऐसे कोलिजन कर ली तो यहां पर जो डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में उसको हम करते हैं, ये करते हैं मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है, जितने सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहे हैं सबका मीन निकाल दो, तो उसको मीन फ्री पाथ। और ठीक है, इसी चीज को हम लोग डील करेंगे, क्योंकि रैंडमली क्या होता है अगर हम इसको कंसीडर ना करें इस तरीके से तो ये बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गैस जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है बेटा, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसके आगे की तरफ चल रहे हैं। यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये पॉइंट आपको दिया है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ए गैस रिमेन कांस्टेंट। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ए गिवन गैस इज रिमेन द कांस्टेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस पॉइंट को। तीसरा इंपॉर्टेंट लास्ट सेवेंथ इस पॉइंट, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो attractive or repulsive force act between the gas molecules. Okay, now the next one is gravitational attraction among the molecules is ineffective due to the extremely small masses. ठीक है, तो जब आप बात करते हो मास के लिए तो F equal to G m1 m2 upon r square. ठीक है, तो यहां पर F is proportional to mass of m1 m2। आप कर सकते हो कि भाई ये जो दोनों masses given है इस दोनों का, इसके साथ है। लेकिन ये फोर्स होता तब, ये फोर्स कब होगा, जब बेटा आपके पास ये मासेस कुछ वैल्यूज होगी। अब यहां पर ऑलरेडी आपने एज्यूम कर रखा है कि पहले इनके साइजेस 10 की पावर 9 मीटर की है, तो इसके बीच में फोर्स की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत वीक, ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, बहुत वीक होता है, उसमें भी आपने इसके मासेस बहुत कम ली तो ये ऑलरेडी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको बहुत ध्यान रखना है यहां पर कि इनइफेक्टिव पॉइंट्स लिखा हुआ है यहां पर, ड्यू टू द एक्सट्रीमली स्मॉल मासेस। ओके, नाउ द वेरी स्पीड and very high speed of the molecules, the density of gas is constant in all point of the vessel, means rho is equal to constant रहेगा यहाँ पर, rho is equal to constant. Okay, now this one is the molecules of a gas keep on moving randomly in all possible directions with all possible velocities, means आपको दोनों ही केसेस में आपको एवरेज देखनी पड़ेगी, चाहे वो डिस्टेंस की बात होगी या वो बात होगी आपके पास मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये क्या पर बात करी कि भाई आपके पास जो ये वाली वेलोसिटी है ये आपका Vx1 हो सकती है, कोई दूसरा गैस मूव कर रही है यहां पर इसका Vx2 हो सकती है, और इसके जो रैंडम एक्सिस है वो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये x है, ये y और z है, तो आपके पास कंडीशन होगी कि Vx, Vy और Vz इस तरीके की चीजें आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही फंक्शन के इन्वॉल्वेशन अंदर आ रही है, जैसे ही ये बात कही गई कि ये रैंडमली मूव करते हैं एंड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं x y z के साथ। ठीक है, now the first very important and precise law is gas laws. Okay, through experiment, पहली बात आई, through experiment it was established that gases irrespective of their nature obey the following laws. जो गैस पार्टिकल आपके पास आएंगे, जो आपके ऊपर के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो आपके एजम्पशंस को फॉलो करते हैं, उसी बेसिस पर वहां पर कुछ सिंपल सी बातें, एक स्फीयर था, इनइलास्टिक थे, इन चीजों को यूज करते हुए हम लोग देखते हैं कि गैस के साथ के सिस्टम का आप कैसे तरीके से यूज करते हो। तो सबसे पहले आपके पास बेटा यहां पर आएगा, थ्रू द एक्सपेरिमेंट इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट गैस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर ओबे द फॉलोइंग लॉज। लॉज में सबसे पहला आपके पास आएगा बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, मींस यहां पर आपके पास T आपका कांस्टेंट हो जाएगा, T इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, T कांस्टेंट, द वॉल्यूम V ऑफ द गिवन मास इज गिवन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इट्स प्रेशर मींस जो आपके पास V है इज प्रोपोर्शनल टू 1/P के साथ है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज जो जा रही है V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, इसको आप कह सकते हो PV इक्वल टू कांस्टेंट।
ठीक है, कुछ किताबों में इस तरीके से भी होगा कि B इज प्रोपोर्शनल टू 1/V लिखा होगा, इस तरीके का। इसका मतलब क्या, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके साथ। एंड फॉर अ गिवन गैस, अगर आपके पास गैस गिवन है तो बेटा यहां पर P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2, ये पहला फर्स्ट लॉ आपके पास है, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के लिए ये आपके पास कैसा ग्राफ है बेटा, ये है रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है बेटा आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वेरी नाइस ग्राफ दिस वन। जब बॉयल्स लॉ की बात करेंगे तो हम जब P भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, एंड फॉर द गिवन गैसेस के लिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये पहला आपके पास बॉयल्स लॉ चल रहा है। इस बॉयल्स लॉ के बाद आएगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर बेटा प्रेशर कांस्टेंट P कांस्टेंट होगा यहां पर। ओके, द वॉल्यूम V ऑफ ए गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, that is V is proportional to volume V is proportional to T and V upon T is equal to constant. Okay, now अगर आपके पास गिवन गैस हो तो आप कह सकते हो V1 T1 upon V2 T2, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो आप V1 T2 is equal to V2 T1। ये लॉ भी आपके लिए वैलिड होगा। यहां पर भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों टेम्परेचर दे रखा हो, एक गैस का वॉल्यूम दे रखा है, दूसरे गैस की चाहिए, तो आप आराम से निकाल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। और यहां पर देखो तो जो ग्राफ आपके पास बनेगा यहां पर V और T के साथ, वो क्या होगा, एक सीधे स्ट्रेट लाइन जाएगी, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू T फॉर दिस लॉ, चार्ल्स लॉ के। और P यहां पर क्या बेटा, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है, मैं कह रहा हूं कि बहुत बेसिक चीज है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है और यहीं से आपको ठीक करना है। वेरी नाइस क्वेश्चन। ग्राफ भी बहुत इजी बेटा, जस्ट आपको सिंपली एक ग्राफ प्लॉट करना है एंड फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ दिस वैल्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ओके, तो आपने पहले इसके फर्स्ट टर्म में आप देख लिया कि भाई वहां पे कुछ और था, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/B था। यहां पर आपने देखा V इज प्रोपोर्शनल टू T था। सो दैट आपके पास अगला रिजल्ट आने वाला है जल्द ही, उसको आप देख लें। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम भी ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गिवन गैस इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है, एट 0 सेंटीग्रेड फॉर ईच 1 सेंटीग्रेड राइज फॉर हॉल इन द टेम्परेचर। तो इस ग्राफ में जो आपको दिख रहा है ये है टेम्परेचर T और ये है आपके पास वॉल्यूम V। इसके साथ ही इस पॉइंट पर आप देख रहे हो, यहां से जैसे जैसे आपने इस टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाओगे तो V और T के साथ कोरिलेशन आ जाएगा पास। एंड T 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यहां पर आपके पास V T इक्वल टू V0, ठीक है, 1 प्लस T अपॉन 273.15। ये रिलेशन आपके पास V के साथ T में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन पे कई बार आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। आपको बस न्यूमेरिकल पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, एंड देन ठीक है, गायस-लुसिक और रिग्नाल्ड्स लॉ, ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें यह कहा जाता है कि यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यहां पर क्या होगा, V इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। द प्रेशर P ऑफ ए गिवन मास of gas is directly proportional to its absolute temperature T, ठीक है, that is V is equal to constant and then P is proportional to T, this is equal to P upon T is equal to constant। यहां पे कह सकते हो कि जो आपके पास ग्राफ आया P और T के साथ, वो फिर से स्ट्रेट लाइन आएगा बेटा। और यहां पे आपने कहा कि V कांस्टेंट होगा तो V is equal to constant and P is proportional to T। ये ग्राफ याद रखना। और यहां पर आपके पास ये गायस-लुसिक लॉ है। गायस-लुसिक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहां पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपके पास P प्रोपोर्शनल टू V आया, V प्रोपोर्शनल टू T आया, ठीक है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V एक रिजल्ट आया, ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू T आया एंड P इज प्रोपोर्शनल टू T आया, ठीक है। इस तरीके के आपको अलग अलग लॉज आएंगे और हर एक लॉ पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ग्राफ के लिए बात कर लें, चाहे आप उसके सोल्यूशन के लिए बात करें, आएगा आसान सा क्वेश्चन, लेकिन आराम से गलत हो जाता है अगर आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया। इन सबके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ठीक से नाम नहीं याद रखा तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और ग्राफ पे स्पेशली ध्यान रखना, उसी के हिसाब से क्वेश्चन करने हैं।
अब आती है बात प्रेशर और टी के साथ बेटा, तो पी और टी के साथ जो ग्राफ यहाँ पर आपके पास आ रहा है पी और टी के साथ, तो यहाँ पर भी वही चीज है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर पी ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय टी अपॉन 273.15 of its pressure at 0 centigrade for 1 centigrade rise for all temperature in this one. Okay, तो आपके पास जब P की वैल्यूज आ जाएगी पी टी इक्वल टू पी नॉट, ठीक है, एंड 1 प्लस टी अपॉन 273.15, ठीक है ना. At P naught is the pressure of the gas at 0 centigrade temperature. ठीक है, 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो आपके पास ये ग्राफ भी, ये फार्मूला भी आपको याद रखना कि P इक्वल टू पी टी इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273.15 सेंटीग्रेड. ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज अवोगाड्रोस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. इस लॉ को भी यूज करना आपके पास आना चाहिए. यहां पर अवोगाड्रो स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां पर आपके पास टी गिवन है और यहां पर आपके पास पी गिवन है. ओके, सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर की अगर बीच में बात कर रहे हैं तो यहां पर जो कंटेंट आपके पास लिए जा रहे हैं बेटा, यहां पर बहुत ध्यान से देखना, कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. दिस स्टेट इज कॉल्ड अवोगाड्रो हाइपोथेसिस. दिस इज कॉल्ड hypothesis of Avogadro's. According to Avogadro's, N1 N2, ठीक है, N1 is equal to N2 where N1 into number of molecules into gases respectively. अवोगाड्रो नंबर है क्या बेटा? इन्होंने बहुत बढ़िया नंबर दिया. एक चीज इन्होंने कहा कि इस नंबर में प्रेजेंट इन 1 gas mole of the gas is defined as Avogadro number and this is equal to this one 1 mole के हिसाब से आप बात करो तो 6.03 into 10 के पावर 23 यहां पर आपको दिख जाएगा. पर ग्राम मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक कप ऑफ टी ली, रियल लाइफ में अपने चाय पिया, तो चाय के अंदर अगर 1 ग्राम आपके पास मिल्क है, उसके अंदर इतनी पार्टिकल मिल जाएंगे 10 के पावर 23, जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते. इसलिए इसके एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एट एसटीपी और एनटीपी, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. एन यहां पर एस गिवन है और यहां पर एन गिवन, ठीक है. टी इक्वल टू 273 केल्विन एंड पी इक्वल टू 1 atm, ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं. 22.4 liter of each gas has 6.03 and 10 to the power 23 molecules. 1 mole of any gas at STP occupied 22.4 liter of the volume. ये एक आपके पास फंडामेंटल यूनिट होनी चाहिए और ये आपको याद होना चाहिए. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है यहाँ पर अवोगाड्रो नंबर Na इक्वल टू 6.23 और इंटू 10 के पावर 23 ग्राम पर ग्राम, ठीक है. ये आप याद रखना, यही अवोगाड्रो नंबर है. इसको ए जो रिप्रेजेंट किया है वो ए अवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और इसी के हेल्प से आप इसको यूज करोगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं. जस्ट आपके काम की चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है, बहुत हेल्दी नोट्स नहीं दिए जा रहे आपको, ठीक है. अब आती है बात डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन लॉ, हर एक लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेके चलना है. तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इट स्टेट दैट द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग आइडियल गैसेस. ये बहुत ध्यान से इस वर्ड को देखना बेटा. नॉन इंटरैक्टिंग आइडियल गैसेस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर exerted by the individual gases in the mixture, ठीक है. देन सबका प्रेशर को आपको क्या करना है, ऐड करना है. कई बार बेटा आप इस P को ऐसे भी लिख सकते हो, P इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n एंड PI कर सकते हो, ठीक है. आइडियल और परफेक्ट गैस इक्वेशन, ओके. यहां से स्टार्ट होता है आपका एक बेहतरीन रिलेशन जो आपके आने वाले चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स से पूरा बूम रहेगा इसका. यहां पर अब जब कोई बात रिलेशंस की आए, जो रूल्स आए, उसके अकॉर्डिंगली गैसेस विच इज ओबे ऑल द गैस लॉ इन द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड परफेक्ट गैस. एंड इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस इज दिस वन. इन सबको पता है रियल लाइफ में कि परफेक्ट कुछ नहीं होता, सबको पता है परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक परफेक्ट इक्वेशन दी गई आपको और इस इक्वेशन में आपको दिया गया PV इक्वल टू nRT. यहां पर P क्या बेटा, P आपके पास है प्रेशर, ठीक है. P यहां पर क्या है, प्रेशर है यहां पर P, ठीक है. एंड V क्या बेटा, यहां पर वॉल्यूम है. T क्या पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट
एंड n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 8.31 जूल मोल पर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है ना, तो यहीं से इस चीज को आपको याद रखना है कि भाई जो R की वैल्यूज आप निकाल रहे हो यहां पर R इज इक्वल टू PV अपान N, ठीक है, T ये तो आएगा। तो इसकी वजह से केल्विन गया ऊपर, ठीक है, केल्विन के पावर -1, ठीक है, इसकी वजह से मोल गया ऊपर, मोल के पावर -1, ठीक है, और इसके बाद इसी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली यह पीवी के साथ में रिलेशन है, तो इसकी वैल्यूज क्या एनर्जी का डायमेंशन होगा, तो ये जूल आ गया। तो आप इसको कह सकते हो जूल पर केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स, ये सारी रिजल्ट आपके पास है। और 8 आर की वैल्यू है 8.31 जूल, ठीक है, एनर्जी के लिए, और उसके अकॉर्डिंग आगे जाओगे। नाउ द रियल गैस, एक्चुअल की बात कही मैंने, अभी मैंने आपको बोला आइडियल गैस के तरीके से बिहेवियर बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, जस्ट ट्रीटेड फॉर द गुडनेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कैलकुलेशन एज वेल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द थियर। नाउ वी हैव गोइंग द रियल गैस। भाई रियलिटी कुछ और है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए रियल गैस डेविएट स्लाइटली फ्रॉम द आइडियल गैस। बिल्कुल, मतलब इसमें जो आपके पास आइडियल गैस है और उससे जो रियल गैस है उस दोनों में हल्का सा डेविएशन तो मिलेगा, क्योंकि आइडियली ऐसा कुछ भी नहीं होता, आइडियली ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसको आप इस तरीके से डील करें। तो क्या है रियल गैस? रियल गैस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर। दूसरा आपके पास रियल गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाइड ए फाइनाइट वॉल्यूम। एक फाइनाइट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ऑक्युपाइड ए फाइनाइट वॉल्यूम, ये एक्चुअल में रियल है। तो रियल गैसेस के लिए जब आपने आइडियल की बात करी थी यहां पर आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस का एक फेमस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 मोल कर लो, ठीक है, तो इस केस में आप कह सकते हो PV इक्वल टू RT। और हर एक रिलेशन को आपने डिफाइन किया है बॉयल्स लॉ के लिए, चार्ल्स लॉ के लिए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लॉज आपके पास आए, उन सब लॉ को आपने इस रिलेशन से भी डिफाइन कर सकते हो और यहीं से आपको सारा ग्राफ भी मिलेगा। अब बात आती है बेटा यहां पर कि रियल और वान डेर वाल गैस इक्वेशन, तो जो इसमें कमियां थी, जो आपको लग रहा था कि एक्चुअल में जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा था, तो उसको ठीक किया है आपके इस पार्ट ने, और उसमें आपका रियल गैस और वान डेर वाल, ये जो साइंटिस्ट का नाम है वान डेर वाल ने, इसको रियल गैस के पार्ट में ले आए। तो जो आपका PV इक्वल टू RT था यहां पर, जो PV इक्वल टू RT था आपके पास, उसी को मॉडिफाइड करके वान डेर वाल ने P प्लस A/V², ठीक है बेटा, एंड V माइनस B इक्वल टू RT की कहानी करी यहां पर। और यहां पर एक बहुत शानदार सा रिलेशन जो अक्सर देखने को मिलता है एग्जाम में इसी पार्ट से, कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस वन, वो यहां पर एक इसका डायमेंशन और एक इसका डायमेंशन बहुत पूछते हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कैसे समझ सकते हो कि जो रूल है इसका डायमेंशन का, जो भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसी भी इक्वेशन में प्लस के साथ या माइनस के साथ लिखी हो तो वो क्वांटिटी उसके इक्विवेलेंट होगी। ठीक है बेटा, जब वो उसकी इक्विवेलेंट हो जाती है तो उस केस में आप क्या करते हो कि V इक्वल टू B मींस B का डायमेंशन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन। ठीक है, और ऐसे ही जब आपने इसकी बात करी इस वाले की, तो यहां पर P इक्वल टू A/V² थी और यहां पर A इक्वल टू PV² हो गया। ठीक है बेटा, और इस PV² की वैल्यू जब आपने पुट किया प्रेशर की, तो फोर्स अपॉन एरिया इंटू V का स्क्वायर आपको दिखने को मिल जाएगा, एंड डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू MLT के पावर -2 अपॉन L² और इंटू L के पावर 6। जब मैंने इसकी बात करी इस क्वांटिटी की, तो यहाँ L के पावर 6 आ गया। जब मैंने ये फोर्स की बात करी तो MLT के पावर -2 आ गया, और जब मैंने A की बात करी तो यहाँ पर L² आ गया। अब इसको अरेंज करो तो यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी क्या मिल जाएगी बेटा, ML के पावर 5 एंड T के पावर -2, ये आ गया डायमेंशन ऑफ A। यही डायमेंशन आपको यहां देखने को मिला, किस प्रिंसिपल से, किस रूल से आपको निकालना है। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, कई बार तो ये सीधे सीधे फार्मूला आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वान डेर वाल इक्वेशंस एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपको यहां पर लिखना है। अगर मैं इसी को साथ ये देखता हूं कि इसको कैसे हम मोल के लिए इक्वेशन टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये जो आपके पास यूनिट और डायमेंशन इसके अकॉर्डिंगली ये आप कर लो। नोट, रियल गैस ओबे दिस इक्वेशन ए थिंग्स प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास है हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो जब आपके पास प्रेशर हाई होगा
एंड टेम्परेचर लो होगा, तो इस केसेस में आपके पास ये इक्वेशन बहुत मॉडिफाइड होंगे और यही वान डेर वाल इक्वेशन आप यूज करोगे। क्लियरली कंफर्म चल रही है? बहुत बढ़िया इक्वेशन है, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब उस बेसिस पर अगर मैंने यहां पर एक चीज में अगर लिखना चाहते हो तो आप एन स्क्वायर के साथ भी लिख सकते हो टर्म, यहां पर एक छोटा सा टर्म डाल सकते हो अगर मोल के साथ एन स्क्वायर, यहाँ पर एन बी और यहाँ पर एन बी, ऐसे आप इस चीज को भी लिख सकते हो अगर आपने एन के टर्म में लिखना है तो इन जनरल कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए। नाउ द प्रेशर ऑफ गैस, यही वाली बात स्टार्टिंग में आपसे डिस्कशन की गई थी कि भाई हम इस चैप्टर में इस कैटेगरी के इस पार्ट में हम लाने वाले हैं प्रेशर को भी, मोमेंटम को भी, स्पीड को भी, यही चीज हम लोग यहां पर लाने वाले हैं। और उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो प्रेशर ड्यू टू द आइडियल गैस इज गिवन बाय P is equal to 1/3 mn v square, okay, and this is equal to 1/3 mn v upon p। अब इसके साथ जो आपके पास गिवन है एवरेज निकालने के लिए, तो आप यहां से निकाल सकते हो पी वी का स्क्वायर एवरेज के साथ, ठीक है। तो ओवरऑल जो इस इक्वेशन में p की वैल्यूज आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है 1/3 mn upon v और इंटू v का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना, वेयर m इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल, m इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस पार्ट्स को आप चाहो तो छोड़ दो, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हमारे लिए, ये पार्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपने जब आपको निकालना है तो आप इसी से 1 मोल गैसेस के लिए ये इक्वेशन याद रखना, P इक्वल टू 1/T mn_v इंटू v का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला वॉल्यूम है, ये वाले आपके पास स्पीड की इक्वेशन दे रखी है, ओके। नाउ तो अगर हमारे पास एवरेज निकालना है, यहां पर इस वैल्यूज को निकालनी है v को, तो आप v इक्वल टू लिख सकते हो यहां पर जो निकाला है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस vn अपॉन n, तो इसी को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। RMS की वैल्यूज है रूट मीन स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको यहां से मिल गया और ये नॉर्मल बात है, ये कोई दिक्कत नहीं, पीछे क्लासेस में भी आपने फाइंड आउट करा हुआ इस वैल्यूज को, तो ये वैल्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस फार्मूले को आप याद रखना P इक्वल टू 1/T mn/v इंटू v का स्क्वायर, ओके। नाउ इफ P इज द प्रेशर ऑफ द गैस एंड E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पर यूनिट पावर, देन क्या होगा P इक्वल टू 2/3 फॉर दिस वन, 2/3 E, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट इफेक्ट ऑफ मास, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑन प्रेशर, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो इसके केसेस में कि व्हेन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस आर कांस्टेंट, मींस जब आपका V इक्वल टू कांस्टेंट होगा एंड T इक्वल टू आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है, आप गैस, देन प्रेशर जो आपके पास P है इज प्रोपोर्शनल टू M होगा, ठीक है, ऑफ द गैस ऑफ द मॉलिक्यूल। एंड व्हेन मास एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस आर कांस्टेंट, जब आपके पास M कांस्टेंट होगा और जब आपके पास T कांस्टेंट होगा और ये दोनों कांस्टेंट है, तब आपका P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v होगा। ये सब इक्वेशन कहां से लिखे जा रहे हैं? ये सब लिखे जा रहे हैं बेटा वहीं से जब आपने बात करी थी कि P इक्वल टू 1/3 mn/v और साथ में v का स्क्वायर, ये था ना इक्वेशन। सारे रिजल्ट यहीं से दिखेंगे आपके पास, ठीक है। एंड देन आपके पास कह रहे हैं कि व्हेन मास एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस आर कांस्टेंट, मींस आपके पास जब m कांस्टेंट होगा m इक्वल टू कांस्टेंट एंड v इक्वल टू कांस्टेंट, देन जो आपके पास प्रेशर है वो P इज प्रोपोर्शनल टू T एंड प्रोपोर्शनल टू C का स्क्वायर, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। C स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस एंड स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, दिस वन, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपके पास आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज इक्वल टू 3/2 kVT। कई बार एग्जाम में इस तरीको ऐसे भी पूछा जा सकता है, E इक्वल टू F/2 kVT, ऐसे भी लिखा होता है। तो यहां पर F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो F की वैल्यू क्या होगा 3 मॉलिक्यूल्स के लिए? 3, ओके। नाउ द K इज इक्वल टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। एंड सेकेंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन
पर मोल ऑफ ए गैस इज गिवन बाय, ठीक है बेटा, पर मोल ऑफ गैस इज गिवन बाय वेयर K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो E इक्वल टू 3/2 R इंटू टी। ये रहा आपका बढ़िया E इक्वल टू 3/2 R इंटू टी। अगर मैं इसी के बात करूं जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो यहां पर आप CV को लिख सकते हो del E अपॉन del T, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो आपको कितना आएगा 3/2 इंटू R एंड दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू R, ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इस कंडीशन को भी आगे चल के हम देखते हैं कि आगे इस रिलेशन में क्या दिखता है। फॉर ए गिवन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू T के लिए E1 E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो अब तक का सबसे बेस्ट रिलेशन है इस टॉपिक का, वो ये है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय V इक्वल टू, ठीक है, V इक्वल टू 3RT/m एंड दिस इज इक्वल टू रूट में 3p पर रो। तो बेटा यहां पर जो RT अपॉन m है और इसी को ये P अपॉन रो कहते हैं। यहां पर रो क्या बेटा, ये है डेंसिटी ऑफ द गैसेज एंड P यहां पर क्या है, प्रेशर ऑफ, ठीक है। सो दैट फॉर ए गिवन गैस V इज प्रोपोर्शनल रूट में T, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसकी वजह से जो V और T में जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, V और T में, वो किस तरीके से दिखा जाएगा, वो इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। एंड फॉर डिफरेंट गैसेस V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट में m, ठीक है, 1 अपॉन रूट में m। नाउ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इक्वल टू R/n, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, जितना आपको छोटा देखने में लग रहा है उतना ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K R/n, कई बार इस दोनों के वैल्यू गिवन होती है और आपसे इससे रिजल्ट पूछा जाता है, और अवागाड्रो नंबर है तो आप इसको K इक्वल टू R/n A भी लिख सकते हो। और अभी आपको 1 मोल का नंबर दिया मैंने पीछे ही, उसी को आपको यूज कर देना है यहाँ पर। R is an ideal gas constant and n is the Avogadro number, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज 1.3 इंटू 10 के पावर माइनस का 28, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आपके पास देखे ये नहीं रहेगा, 10 के पावर माइनस 28 रहेगा, ठीक है, ठीक है, जूल पर केल्विन। द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज गिवन बाय V एवरेज इक्वल टू रूट में, ठीक है, रूट में 8 kVt बाई पाई इंटू m। तो यही एक फार्मूला आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि V इक्वल टू रूट में आपके पास 8 kT पाई इंटू m, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है पेपर के लिए और इसी पे न्यूमेरिकल आता है सिंपली 8RT बाई पाई इंटू m, ठीक है। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ VMP, यहां पर आप लिख सकते हो VMP ऑफ ए गैस इज गिवन बाय VMP इज इक्वल टू 2 kT बाई m, दिस इज इक्वल टू 2RT बाई m, दिस इज इक्वल टू VRMS, ठीक है बेटा, ये देखो आप VRMS, ठीक है, V मोस्ट प्रोबेबल एंड दिस इज द, ठीक है, यहां पर एवरेज। तो ये जो रिलेशन आपके पास गिवन होगा यहां पे जो रिलेशन आपके पास गिवन होगा यहां पर, ये V के साथ अगर आपने देखा यहां पर कि किस तरीके से प्लॉट होगी, तो वो रिजल्ट आपके पास कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको इस तरीके से दिखेगा और इसमें कौन सा पॉइंट किधर पर है वो आप यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि दो विथ राइज इन टेम्परेचर RMS स्पीड VRMS इज रूट में T1, ये वैल्यूज बढ़ जाएगी, एंड विथ increasing in the molecular weight RMS value of gas molecule decreases as V is proportional to 1 by root में। ये सभी एक साथ ही चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो VRMS की वैल्यूज 8.4 देख लो आपके वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यूज आपको यहां पर दिख रही है। एक अलग फैक्टर है कि व्हाट इज द यहाँ पर क्या यूनिट होनी चाहिए थी, क्या डायमेंशंस होना चाहिए था, वो एक अलग फैक्टर है, बट यहाँ पर ये किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से देखोगे, यहाँ पर किलोमीटर पर, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन एटम की गैस केस में देखा आपने, ये मिल गया। तो RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। द प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है, बॉयल्स लॉ।
If pressure is increased n times, then density will also increase by n times, but VRMS remain constant. Means आपके पास VRMS की वैल्यूज यहां पर कांस्टेंट है. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आती है बात डिग्री ऑफ फ्रीडम की. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के केसेस में क्या होता है कि जैसे अगर आपने कोई एक वॉल्यूम दे रखी है, एक वॉल्यूम यहां पर होगा x, ठीक है, यहां पर x है, यहां पर y है और यहां पर z है, ठीक है. तो ये x, y और z, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कि आप किसी एक मॉलिक्यूल को एयर में जंप करो तो कितने पॉसिबल रेंज में जा सकते हैं, 3. तो 3 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है. अगर आप उसको किसी एरिया पर, इस सरफेस के एरिया पर फेंकोगे तो वो एरिया में सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक x और y, z, ठीक, x और y 2 कोऑर्डिनेट है, तो उस कोऑर्डिनेट में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाएगा. लेकिन आप किसी को सिंपल एक लाइन में फेंक दोगे आप, तो लाइन में अगर सीधे जा रही है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी, ठीक है. उसके लिए बेसिक फार्मूला, इट इज डिनोटेड बाय f और n. देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 3a. कई बार इसको f इज इक्वल टू ऐसे भी लिखते हैं 3n माइनस k, ऐसे भी लिखते थे, कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है. यहां पर k, जो आपका k है वो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, एंड इज द नंबर ऑफ मोल, ठीक है. मोल नहीं कह सकते इन जनरल, इसको नंबर ऑफ, ठीक है, यहां पे आप कह सकते हो, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कह सकते हो. अगर आपने एटम्स लिया या मॉलिक्यूल्स, उसको नंबरिंग कर सकते हो. तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ, एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज कैसे कैसे निकाल सकते हो आप. यहां पर सिंगल मॉलिक्यूल्स या मोनो के लिए और रिस्ट्रिक्शन आपने 0 रखा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगी. ये मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है. तो n की वैल्यू यहां पर क्या आएगी 1 और f की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ये वाली आ जाएगी. फॉर एग्जांपल्स कोई आप ले सकते हो जो मोनो एटॉमिक कोई भी गैस, ठीक है. डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिफरेंट एटॉमिक पार्टिकल्स आर गिवन बिलो. ए क्या है, फॉर मोनोटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इन ऑल ट्रांसलेशन रिलेशन. अभी निकाला मैंने आपको, अभी निकाल के दिखाया मैंने कि जो f की वैल्यू है वो 3n माइनस के. मोनोटॉमिक के केसेस में इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू रिस्ट्रिक्शन 0 आएगा अगर वो 3D में मूव कर रहा है. ये है x, ये है y और ये z, ये कितने मीटर 3D में मूव कर रहा है. तो यहां पर जो k की वैल्यू आ जाएगी वो 0, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है. अब आती है बात सेकंड की. फॉर डायटोमिक गैस 5 इज इक्वल टू 3 ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल. ओके, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ठीक है. डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आप बात कर लेते हो, जैसे कि आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसा होगा, H2 ले लो, ठीक है. तो यहां पर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई इसकी, ठीक है, 3 एक्सिस होगा यहां पर, और दूसरा आपके पास मॉलिक्यूल और भी होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी यहां पर होगी, ठीक है. अगर यहाँ पे H है, यहाँ भी H है, तो इस दोनों में ज्वाइंट क्या एक्सिस कितनी है, एक है, एक एक्सिस है, तो ये K की वैल्यूज है. अगर मैं उसी फार्मूले से निकालूं डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F की वैल्यू कितना आएगी 3 इंटू 2 माइनस का 1, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना 5. तो ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको यहाँ पे दिख रही है. ऐसा ही आपके पास ये वाले है फॉर नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस, ठीक है, 3 ट्रांसलेशन 3 मॉलिक्यूल्स. तो नॉन लीनियर के मतलब क्या हुआ यहां पर, नॉन लीनियर कि यहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आएगी, एक आपके पास H2O, ठीक है. H2O में क्या है, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और यहां पर एक हाइड्रोजन, ये आ गया. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से देखा जाए तो डॉटेड लाइन करके आप कर सकते हो. यहां पर आएगा 1, 2 और 3. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इक्वल टू 3n माइनस का k. यहां पर रिस्ट्रिक्शन कितने आ गए बेटा, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर रिस्ट्रिक्शन 1, 2 एंड 3. तो k की वैल्यू कितना आएगी यहां पर 3 आ जाएगी. 3 रिस्ट्रिक्शन है यहां पर, तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी. और नंबर ऑफ एटम्स कितने, 3 इंटू 3 और माइनस 3, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6. तो आपको 6 मिल गया. अगर वही कहा कि लीनियर ट्रांसलेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहां पर CO, ठीक है, और O, ये आ गया. तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन कितने, 2 ही हैं. तो आप यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, F इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस का 2, ठीक है. तो यह क्या होगा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7. तो ये 7 आपको यहां पे दिख रहा है. समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एकदम छा जाएगा आपके नेट के एग्जाम में भी, और बाकी जगहों पर ये बहुत ज्यादा तरीके से पूछा जाता है. बहुत अच्छे तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है. मैंने हर एक चीज को निकाल दिया कि ये ट्रांसलेशनल के लिए, मोनोटॉमिक के लिए, डाई के लिए निकाल के दिखाया, और ट्राइटॉमिक में 2, एक आपके पास नॉन लीनियर और लीनियर में.
तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास सारे रिजल्ट यहाँ पर ये 3 आया है, ठीक है, इस केस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और ये आपके पास 5, और ये आपके पास 6, और ये 7। इन सब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके रियल लाइफ में, इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आती है बात स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस की, तो यहीं पर आपको इसका यूज करना है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो CV इक्वल टू क्या होगा, F/2 इंटू आर, ठीक है। तो CV इक्वल टू वॉट, FR/2। अब मोनोटॉमिक के लिए लिख सकते हो आप यहाँ पर, अगर मैंने CV की बात करी मोनो के लिए, तो मोनो के लिए क्या करोगे आप, 3/2 इंटू आर। अगर डाई एटॉमिक के लिए निकालना है CV की वैल्यूज, तो कैसे लिखोगे बेटा, डाई की वैल्यूज, ठीक है। डाई के लिए वैल्यूज कितनी यहाँ पर आएगी, 5/2 इंटू आर, ठीक है। अगर आप ट्राई एटॉमिक के लिए लिखते हो, ट्राई के लिए, ठीक है, नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर में कितना आएगा, 6 है आपके पास, तो 6/2 इंटू आर, दिस इज इक्वल टू 3R। ये बड़ा फेमस रिजल्ट है आपके पास। और ऐसे ही अगर आप इसकी बात करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये वैल्यूज भी आपके पास आ जाएगी, CP इक्वल टू F/2 + 1 इंटू आर। यही F की वैल्यूज जो आपके पास 3 है, 5 है, 6 है और 7 है, ये अलग अलग कंडीशन पे इस वैल्यूज को आपको यहां पुट करना है और इसके अकॉर्डिंगली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और इस केस में जो रेशियो आपके पास गिवन है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय, तो गामा की वैल्यूज कितना आता बेटा, CP/CV इक्वल टू 1 + 2/F। तो गामा फैक्टर की वैल्यू निकालोगे आप, पहले मोनो के लिए निकाल लो बेटा, मोनो के लिए तो 1 + 2, F की वैल्यू 3, तो कितना आएगा 5/3। सही से देख के चलना बेटा, ये बेस है एग्जाम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेस है पेपर का, यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं धड़ाक धड़ाक। जैसे ही आपने इसमें डायटोमिक देखा, तो 1 + 2 बाई डायटोमिक मॉलिक्यूल, इससे कितने वैल्यू आई थी 5, ठीक है, तो ये कितना होगा 7/5। ऐसे ही अगर आपने गामा की वैल्यू लिखा, ठीक है, ट्राई एटॉमिक के लिए, तो 1 + 2/6 किसके लिए, नॉन लीनियर, तो यहां पर 1/3, ठीक है 3, तो ये 4/3 आ जाएगा। यही से ही आपके पास ट्राई एटॉमिक के लिए निकालना है, किसके लिए, लीनियर के लिए, तो 1/2/7 एंड दिस इज इक्वल टू कितना होगा 7, 9/7 लीनियर के लिए। तो ये गामा की वैल्यूज है, इस गामा की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ही आपको इस सिस्टम को देखना है कि किस तरीके से CP/CV का रिजल्ट चेंज हो रहा है और यहाँ पर आपके CV की वैल्यू कैसे आएंगे, CP। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने सीखा है, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम का इंपॉर्टेंस कितना है। अब देखो, जैसे ये आप रॉड है, अगर आपने इसको 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट को ऐसे फेंका इसके साथ, तो 1 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, 2 रिस्ट्रिक्शंस आ गई और एक ही एक्सिस के साथ जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है और ये वैल्यूज भी आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दी मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राइटोमिक लीनियर और नॉन लीनियर के लिए। आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद आपने CP निकाल दी, CP निकालने के बाद आपने CP निकाल दी, CP से आपने CP और CP का रेशियो निकाल दिया, CP/CV 1 + 2/F के साथ। और इसके लिए गामा फैक्टर की वैल्यूज आपके पास सभी मिले, मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राई के लिए, एटॉमिक, सबके लिए मिल रहा है, ठीक है। इसी के हिसाब से इसको काफी यूज है हमारे पास आगे कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो नेचर ऑफ गैस, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए जो आपके पास इंटरनल एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो आ रही है 3/2 इंटू आर। डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पर, तो F की वैल्यू कितनी आएगी 3 मोनोटॉमिक के लिए। तो CP की वैल्यू कितना है बेटा, du/, ठीक है, CP इक्वल टू du/dt, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू F/2। तो जो आपके पास इसको आप चेंज करोगे ना, इसकी वैल्यूज, ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज आपके पास आएगी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्ट के 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास U की वैल्यूज है वो F/2 इंटू R इंटू T है। जब आपने del U/del T निकालना है, ठीक है, यही तो CV है एट कांस्टेंट वॉल्यूम V पर, तो यहां पर FR/2 आ जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है, FR/2। तो इस FR/2 के अकॉर्डिंग यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो ये 3/2 आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान से समझते हुए चलना बेटा कि यहां पर 3/2 आपके पास मिल गया, ये आपके पास 3/2 R मिल गया, सिर्फ T चला गया यहां से। और जब आप CP की वैल्यू निकाली तो 5/2 R आ गया और गामा की वैल्यू 1.67 दिस वन।
तो मोनोएटॉमिक के केस में जो गामा फैक्टर की वैल्यू आ रही है वो CP/Cb 1+2/f, ठीक है, ये रिजल्ट है। ऐसे ही जब आपने डायटॉमिक एंड लीनियर पॉलीनॉमियल की बात करी तो इस केस में ये आप 5/2 आ गया, एक बार डिफरेंशिएट को 5/2 आर आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू आप CP निकालोगे आप तो CP/2 इंटू आर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। और डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए 1.4 ये सबसे ज़्यादा था, ये उससे कम हुआ। अगर हम लोगों ने नॉन लीनियर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो ये 3RT आ गया और ये 3R हो गया और ये 4R हो गया और रेशियो क्या आ गया 3/2। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो गामा के लिए मोनोएटॉमिक सबसे ज़्यादा है, फिर डायटॉमिक उससे कम है, फिर ट्राइटॉमिक उससे भी कम है। तो ये रेशियो आपके पास एग्जाम में आ जाता है कई बार, ये ध्यान रहे पेपर में देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा, और इसी बेस पर आपको न्यूमेरिकल करने हैं और इसी बेस पर आपको ये कॉन्सेप्ट सॉल्व करना ही है। और याद रहना चाहिए यहाँ पर कि जो CP-Cb = R है, यहीं से ये CP की वैल्यू निकाली जा रही है R + CB के साथ। क्लियर? R + CB के साथ ये रिजल्ट आपके निकाले जा रहे हैं और इसी के हिसाब से आप इसको सॉल्व करना है। नाउ द मैक्सवेल लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास है। इट डिराइव एन इक्वेशन गिविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट डिफरेंट स्पीड, ठीक है, एंड dn = 4πn m/ this one 2π/3/2 and v² and e⁻⁻ का mv² this one, ठीक है। इसका मतलब है dn/dv = ठीक है 4πn और m/2π/kT के पावर 3/2 और इंटू v² e⁻ का mv²/2kT, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास आएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही कॉमन रिजल्ट है, ठीक है। कई बार इसको आपको एक्सपोनेंशियल देखने को मिलेगा, इस तरीके से लिखा हुआ, तो ये रिजल्ट आपके पास बहुत बढ़िया है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो जो टेम्परेचर बढ़ाया है तो इसकी वैल्यूज क्या हो रही है, घट जा रही है नीचे की तरफ। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है dn/dv, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप दिस वन स्पीड के साथ और ये स्पीड के साथ जा रही है। तो पहले आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से मिला, लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी वैल्यूज क्या हो गई, नीचे आ गई। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है पेपर के लिए। और यहाँ पर जो dn/dv की वैल्यूज है इज प्रोपोर्शनल टू e⁻, ठीक है, v² e⁻ का, ठीक है, mv²/2 kT, ठीक है, v² e⁻ का mv²/2 kT। क्लियर? ये रिजल्ट आप याद रखना बेटा, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया इसकी वैल्यूज क्या होगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू उसका हो गया डिक्रीज कर गया, क्योंकि विथ निगेटिव और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों बात ध्यान रखना कि विथ निगेटिव और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों केसेस में आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिहेव करेगा, ठीक है ना। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगा। बहुत ध्यान रखना, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर जब आप बात कर रहे थे, ये भाई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हम बात करते हैं f(v) और साथ में आप v की बात करोगे तो ये रिजल्ट इस तरीके से भी दिखता है आपके पास, जो पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी कि ये पॉइंट्स आपके पास आएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक पॉइंट आपके पास यहाँ आएगा और एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो ये आपके पास VRMS है, ठीक है, v मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है, और v एवरेज, ठीक है। और सीक्वेंस में जो कोड है वो R सबसे ज़्यादा होगा, फिर A और M, ठीक है। ये राम के नाम से याद रखना है इसको, और इसके हिसाब से ये ग्राफ आपके काम आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देखने चलना है। हर एक चीज में बेसिक फंडामेंटल याद रहे आपको बस, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब किस तरीके से आप एनर्जी को अलग से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो यहां पर दिस लॉ स्टेट दैट डायनेमिक सिस्टम ऑफ ए थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये आपके पास है वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है बेटा। और इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से देखा जाए तो ये कह रहे हैं 1/2 केवीटी, 1/2 केवीटी
और 1/2 केवीटी। ठीक है बेटा, तो आपके पास जो टोटल एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपके पास वो कितनी आ रही है, 3/2 केवीटी। तभी आ रही है क्योंकि ये इक्विपार्टीशन में ये सब क्या है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अकॉर्डिंगली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 केवीटी का रिजल्ट आपके पास आएगा। ये किसके लिए आ गया, 3D के लिए, और 1D के लिए क्या आएगा, 1/2 केवीटी, और 2D के लिए क्या आएगा, केवीटी ओनली। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और ये रिजल्ट आपके पास याद आ, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना कि 1 डायमेंशन में ये जो वैल्यूज है हाफ है, 2 डायमेंशन में ये 1/2 है, बिकॉज 1/2 केवीटी, ठीक है, एंड प्लस 1/2 केवीटी, दोनों को आप जोड़ दोगे तो हाफ हाफ है तो 1 आ जाएगा, और ये आपका केवीटी आ जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा इक्विपार्टीशन एनर्जी के बेसिस पर क्वेश्चन। इन जनरल ये क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, अगर आप याद रखते हो तो वेरी गुड, अगर आप याद नहीं भी रखते हैं तो अभी आपको ये मिल जाएगा के बी इक्वल टू 1 पॉइंट, ये यहाँ पॉइंट नहीं है, 1.3 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टीच द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी। ओके, इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास आया मीन फ्री पाथ का ये रिजल्ट। ये रिजल्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके एग्जाम के लिए, जिस पर अक्सर आपको या तो फार्मूला दिखागा या तो आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल दिख जाते हैं। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल between the two successive collision is called mean free path. This is equal to lambda, and mean free path is given by lambda is equal to, ठीक है, kt अपॉन रूट में 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू के, ठीक है, केवीटी अपॉन रूट में 2 इंटू पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू पी। ठीक है बेटा, मीन फ्री पाथ के साथ जब हमने इसके साथ करा तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया पी के साथ, और वही चीज जब हम टी के साथ कर रहे हैं इसके टी के साथ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन कंपेयरिंग टू दिस वन के लिए। इस दोनों में अगर मैं इस दोनों ग्राफ की बात करता हूं तो इस दोनों में बेटा आपके पास जो पहला ग्राफ दिया है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ठीक है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको देख के चलना है। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। और इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये देखना है कि जो मीन फ्री पाथ है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड लेमडा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यही दोनों ग्राफ आपको वहां पे दिखाए गए, और दोनों ही ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, ठीक है, तो ये फार्मूला आपको जरूर याद रखना है और इसी हिसाब से ग्राफ प्लॉट करना है, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल लेके आना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं दोबारा से रीड कर देता हूं, लेमडा इक्वल टू के टी अपॉन रूट में 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, एंड सो दैट अब आते हैं आपका ब्राउनियन मोशन की। ब्राउनियन मोशन इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट इज देयर। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, लेमडा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो ब्राउनियन मोशन के बिहेवियर्स होंगे वो इसी में भी रूप करेंगे, वो रैंडमली मूव करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो इस मूव को हम लोग ब्राउनियन मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी वही फंडामेंटल कि इसकी वैल्यूज क्या है यहाँ पर ये रीड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द वन अगेंस्ट द ब्राउनियन मोशन इज देयर द कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। अभी जो बताया मैंने आपको कि एक मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस मूव करता है पोजीशन के साथ में। द पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज सस्पेंडेड इन एयर एनी लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड विथ मैनी काइंड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन बोथ लिक्विड एंड गैसेस। दोनों ही बातों को कह रहे हैं ये, लिक्विड और गैसेस, ये दोनों ध्यान रखना बेटा। एंड ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू द अनइक्वल, ठीक है, बम्बार्डमेंट ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द मीडियम। वेरी नाइस, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए, इस बात को याद रखना आपको। नाउ द क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, T,
ठीक है। आप क्रिटिकल टेम्परेचर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो TC, ठीक है, एंड PC एंड VC, ये तीनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड above that temperature is called critical temperature TC, and however large the pressure may be, the pressure required to liquefy the gas at critical temperature is called the critical pressure. The pressure required to liquefy the gas at critical temperature is called critical pressure, and the volume of the gas at the critical temperature and pressure is called VC. Value of critical constant in the term of van der Waals constant is called Baer. ठीक है, एंड और अंडर दिस वन, तो आपको क्या कहना है कि van der Waals इक्वेशन के अंदर जो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है VC इक्वल टू 3V, PC इक्वल टू आपके पास आया है A/27B² एंड TC इक्वल टू आपके पास आया 8A/27R/B। ये तीनों ही फार्मूलों को याद रखना, सीधे सीधे एग्जाम में इसमें से फार्मूले आ जाते हैं। ये वाला भी पेपर में इंपॉर्टेंट आ चुका है कि जब आप van der Waals इक्वेशन की आप बात करते हो तो वॉल्यूम V इक्वल टू जो आपके पास है वो 3B के इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रिलेशन आपके पास गिवन है RTC/PC VC इक्वल टू 8/3 इज कॉल्ड क्रिटिकल कोफिशिएंट एंड द सेम फॉर द ऑल गैसेस। 8 और T दोनों साथ साथ हैं, याद रखना 8 और T, तो R जो TC है आपके पास ये अपान PC और VC इक्वल टू 8/3, ठीक है। तो 8T आ रहा है इसके अंदर, 8T और T के साथ T को रिलेटेड है, तो ये साथ में लिख रहे हैं। मेमोरीज इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि 8 को T से को रिलेट कर देना, ठीक है, 8 को T से को रिलेट कर देना, ये चीज बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और जो van der Waals इक्वेशन आपको दिया गया था बेटा, वो van der Waals इक्वेशन क्या थी, P + A/V², ठीक है, एंड V - B = R/T, ये आपको याद रखना है। और इसके अकॉर्डिंगली जब आप निकालते हो इक्वेशन को van der Waals इक्वेशन का, तो यहीं से आपके पास PC, ठीक है, VC और TC, ये तीनों रिजल्ट यहां से मिलकर आए हैं, और वो तीनों ही रिजल्ट VC = 3B, PC = A/27B² एंड T एंड दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज अगर आपको देखना भी है इसके अकॉर्डिंग तो आप देख भी सकते हो कि भाई ये रिजल्ट उसकी इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हो RTC/PC × VC एंड दिस इज इक्वल टू R तो रहेगा आपके पास R, TC की वैल्यू कितना है वहां से 8A/27 R/B, ठीक है, अपान यहाँ पर P की वैल्यूज कितना बेटा A/27 × B² और इंटू VC की वैल्यू कितना बेटा यहाँ पर 3 × B, ठीक है। तो यहां पर आपके पास सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, ये आपके पास 27 दे रखा है यहां पर, ठीक है, ये वैल्यूज 27, ये 27 कैंसिल आउट, और ये आपके पास B से, ठीक है, इस B से ये आपका B कैंसिल आउट, ठीक है, और इस B का इस B से ये कैंसिल आउट, तो आपका R भी गया, ठीक है, R भी गया यहां से, इस R से, ठीक है, और इस A से ये गया, तो टोटल रिजल्ट कितना है आपके पास 8/3। तो 8 में T है और क्रिटिकल में TC है, तो T का T से कोरिलेट कर लेना कि जहां पे आपके पास 8 जो RT मिल रहा है यहाँ पे जो रिजल्ट आपका RTC जो मिल रहा है, तो T का 8 से रिलेटेड है। कई बार इसको ऑप्शन MCQ में पूछा जा सकता है कि RTC/VC इक्वल टू दिस वन, पेपर में पूछा जा चुका है इस तरीके से। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि RTC/PC VC इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए होगा आपके पास 8, बी ऑप्शन होगा 3, सी ऑप्शन होगा 8/3 एंड डी ऑप्शन होगा 3/8। इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपली आपको बस याद रखना चाहिए, कैसे इसका कोड बता देता हूं मैं, बहुत बेसिक कोड है। कैसे लिखोगे यहाँ पर, जो आपके पास 8 है ये T, ये T का ही TC से कोरिलेशन है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि RTC/PC VC इक्वल टू 8/3, तो मतलब ये इसके साथ होगा तभी सही माना जाएगा। तो ये आपका इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, और ये ठीक हो जाएगा, और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये फेमस क्वेश्चन है पेपर का, एक बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि इन van der Waals इक्वेशन इन ए
वॉन वाल इक्वेशन, वी सी इज, पहला ऑप्शन था आपके पास बी, ठीक है, बी ऑप्शन था 2B, सी ऑप्शन था 3B एंड डी ऑप्शन था 4B। इसमें से कौन सा ठीक होगा? कौन सा इसमें से ठीक होगा, ये आंसर आपको भी करना चाहिए, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट्स में, पूरे टॉपिक की बात करें, पूरे टॉपिक में 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमेशा याद रखना बेटा यहाँ पर, कि ये तो आपके पास कितना है क्रिटिकल के लिए 3C। अब आपका बेसिक फंडामेंटल की हम बात करें वंडर वाली इक्वेशन में, तो आपने एक रखना है पी वी इक्वल टू NRT और दूसरा रखना है P प्लस A/V², ठीक है, और B माइनस बी इक्वल टू RT, ठीक है। तीसरा इक्वेशन आपको यहां से याद रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, dN/dV इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू V² e⁻ mv²/2 ये जरूर याद रखना, क्योंकि इसी पर बेस्ड पूरा ये ग्राफ का इक्वेशन जो आपके पास आया है वो यही, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो VRMS की वैल्यूज आपके पास है रूट में 3kVT/m, ये जरूर याद रखना। और यहां से जो VRMS की वैल्यूज है इस प्रोपोर्शनल टू रूट में T आता है। ये न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास है, ये याद रखना कि यहां पर न्यूमेरिकल जरूर आता है, जैसे भी क्वेश्चन आएगा आपके पास वो जरूर इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट्स में यहां तक अच्छे से याद रखना बेटा। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो वैल्यूज आपके पास दे रही है यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना, ठीक है। यहाँ के लिए मैंने आपको राम का कोड बता रखा है कि राम यहाँ पे याद रखना आपको, और ये dN/dV की वैल्यूज है और साथ में यहाँ पर V की दे रखी है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, क्लियर। तो इतनी सारी चीज आपको याद रखना है इस पार्ट्स में। आगे हम फिर मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। थैंक यू सो मच।